बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अलैका सहाबा या हबीबल्लाह। आज की जो टॉप स्टोरी है, जो हमारा मौजू है, वो है रावलपिंडी प्लान क्या है। इस पे हम आज बड़ी तफसील से रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी खबरें हैं, 3-4 वो कर लेते हैं। एक तो जो मैंने बताया था कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था, वो उनका इस्तीफा सेनेट के चेयरमैन को पेश कर दिया गया, जो उन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन यहाँ मैं ये वजाहत करता चलूं कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब पीपल पार्टी का असासा है, उन्हें मत जाया करें। अगर इसी तरह का उनके साथ सलूक रहा तो यकीनन पीपल पार्टी छोड़ जाएंगे। और पीटीआई के वैसे चौधरी फवाद से उनके बहुत ज्यादा तलकात हैं, उनकी कोशिश भी है कि वो पीटीआई ज्वाइन करें, लेकिन पीटीआई में मेरे ख्याल में उनकी जगह नहीं बनती, उनकी जगह बनती है मुस्लिम लीग एन में, क्योंकि डॉक्टर साहब से उन्होंने ज्यादा उनके चचा मोहम्मद अफजल खोखर साहब ने इस 2018 के इलेक्शन में ज्यादा वोट लिए थे, इसलिए उन्हें यहां से एक सीट मिल सकती है। बहरहाल ये उनका जाती फैसला है, हम तो इम्कानी बातों पे बात करते हैं। उसके बाद चौधरी एतजाज हसन जो पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं, वो भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चल रहे हैं। अगला कदम पीपल पार्टी का ये हो सकता है कि उनसे इस्तीफा ले लें, लेकिन वो हैं, पीपल पार्टी को भी उनकी जरूरत है, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चल रहे हैं। अगला नंबर उनका हो सकता है। इसी तरह पीटीआई में फैसल वावडा साहब हैं, वो भी बहुत जानसार और मुखलस साथी थे कप्तान साहब के, और उन्होंने बारहा कप्तान साहब को ये बातें बताई कि ये जो आस्तीन के सांप आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये आपसे मुखलस नहीं है। शायद उन्हें भी सजा दी गई है, वो कप्तान साहब से मुखलस थे, इसलिए उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया है। उसके बाद जो आजकल बहुत ज्यादा शोर है, मीडिया पे भी आ रहे हैं, मेजर खुरम साहब हैं, रिटायर मियां वाली से, रोकड़ी खानदान से, वो भी कप्तान के जानसार साथी थे। उन्होंने जनरल बाजवा साहब से भी कप्तान की मुलाकात कराई, और 3 मुलाकातें जनरल नसीर अख्तर, जिनका चर्चा है, जिनके खिलाफ कप्तान साहब कत्ल का इल्जाम लगा नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि वो मेरे मुल्जम हैं, उनकी भी मेजर खुरम साहब ने कल हामिद मीर को इंटरव्यू दिया। इस बारे में उन्होंने तफसील से रोशनी डाली। उसकी पदाश्त में उन्हें भी आज शो का नोटिस जारी करके उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, और इंडिया सेमीफाइनल में बहुत बुरी तरह हार चुका है। वो अपने जख्म चाट रहा है। रहती सहती कसर उनके शायकीन और मीडिया कर रहा है, जो 24 घंटे टीम को क्रिटिसाइज कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पार्ट ऑफ द गेम है, जो भी होता है गेम, उसमें हार और जीत दोनों होते हैं। बहरहाल उन्हें बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। अब हमारा इंग्लैंड से फाइनल है, इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम 1992 वाले वर्ल्ड की याद ताजा करते हुए इंग्लैंड को फाइनल में हराएगी और T20 का कप लेकर आएगी। इसके लिए पूरा पाकिस्तान बैरून मुल्क अंदरून मुल्क दुआएं कर रहा है। अल्लाह करे कि हमारी टीम कामयाब हो। उसके बाद मीडिया पर यह भी बड़ा शोर है, शुएब मलिक और सानिया मिर्जा में तलाक हो चुकी है, उसका उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि वो बकायदा तलाक मंजर आम पर नहीं आ रही, लेकिन मीडिया में इसका बड़ा जोर शोर है। ये याद रहे कि जब उनकी शादी हुई थी तो उस वक्त भी इसी तरह की खबरें चल रही थी। बहरहाल उस वक्त जियो ने उन्हें बहुत ज्यादा कवरेज दी थी। उसके बाद आज एक एंकर साहब जो हैं, वो अरशद शरीफ का जो मौत का वाकया हुआ है, कत्ल हुए हैं, बड़ी सफाकी से कत्ल हुए हैं। ये भी मीडिया पर बातें आ चुकी हैं कि उनके नाखून उतारे गए, उनकी हड्डियां तोड़ दी गई, उन्हें बहुत ज्यादा जख्म आए। यहाँ मेडिकल लीगल जो है उसमें 14 निशानात वाजिया हुए हैं उन पे। आज एक एंकर साहब मैंने सुना है, विलाग करते हैं, वो उसको मुतनादा बना रहे थे, जैसे कि पहले
गवर्नमेंट लेवल पे भी और पीटीआई की वजह से भी वो मुतनाज़ा बन चुकी है उनकी मौत। लेकिन आज उन्होंने एक हैरत अंगेज इंकशाफ ये किया है कि ये उनकी तीसरी बीवी है जो कराची से है, और खुर्रम और दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो दो सगे भाई हैं वो उनके कजन हैं, और उनकी उसी तीसरी बीवी ने उन्हें उनके पास खुर्रम वगैरह के पास भेजा था, वहां पर उनका कत्ल हुआ है। बहरहाल देखते हैं कि JIT बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी PM साहब ने कहा है कि वो भी नोटिस ले, देखते हैं कि उनका कत्ल कौन सा रुख इख्तियार करता है। इसके बाद हम चलते हैं असल स्टोरी की तरफ। जैसे कि रावलपिंडी प्लान है, वो है इस वक्त 3 जगह पे पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान की तकदीर के जहां पे फैसले हो रहे हैं। एक जगह है लंदन, दूसरी जगह है रावलपिंडी, तीसरी जगह है लाहौर। लाहौर वाले वेट कर रहे हैं कि रावलपिंडी और लंदन से क्या फैसले होते हैं। ये जो डिले हो रहा है लॉन्ग मार्च, वो भी उन फैसलों की वजह से डिले हो रहा है। कप्तान साहब के 3 जो हैं वो मुतालबात हैं। मेजर मुतालबा उनका है कि इलेक्शन की मुझे डेट चाहिए। उसके बाद उनका मुतालबा था कि आर्मी चीफ जो भी हो वो सीनियर मोस्ट हो और तमाम जमातों का मुतफिका हो, और तीसरे नंबर पे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली चाहते हैं। इसलिए ये वैसे तो देखा जाए तीनों मुतालबे गैर आईनी हैं, आइन में इनकी गुंजाइश नहीं। हाँ, बतौर सियासतदान वो ये मुतालबे कर सकते हैं, उसके लिए दबाव भी वो डाल रहे हैं। जितना दबाव उनसे हो रहा है उससे बढ़कर वो कोशिश करके दबाव डाल रहे हैं, और उनकी FIR भी मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हालांकि पंजाब में गवर्नमेंट भी उनकी है, लेकिन कप्तान साहब हमेशा ये जोर देते हैं कि अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए। अगर अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए तो आपको वजीराबाद हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए था, वहां से मेडिकल लीगल लेकर फिर FIR दर्ज होती है। लेकिन आप सीधे लाहौर तशरीफ ले गए और बार बार मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन खुद आप जो भी बात करते हैं आप खुद उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। बहरहाल आप जंगल के बादशाह हैं, अंडे दें या बच्चे, अवाम आपकी बात सुनती है, अवाम आप पे जानसार करती है। इस वक्त बिला शक व शुबा आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, आपकी जमात भी सबसे बड़ी जमात है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हाँ, मियां नवाज शरीफ ने लंदन से ये जरूर कहा है कि हम किसी सूरत में इमरान खान की धमकियों में नहीं आएंगे, और ये जत्थे लेकर आकर हमारी हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। हम डट कर अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और आर्मी चीफ का तकर्रर हमारा आईनी हक है, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं ये बात भी वजाहत करता चलूं कि इसी तरह जब अदम एतमाद की तारीख पेश हुई थी तो उनका मुस्लिम लीग एन का खुसूसी तौर पर प्रोग्राम था कि हम इलेक्शन की डेट दें, हुकूमत हमें सूट नहीं करती। हाँ, उनके इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब नहीं मान रहे थे, लेकिन जब कप्तान ने वो 25 मई का धमकी दी कि मैं जत्थे लेकर लॉन्ग मार्च करूंगा और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूंगा, तो उस पर भी उस वक्त नवाज शरीफ साहब डट गए थे। ये वही उसी तरह का वाकया फिर दोहराया जाता है कि नवाज शरीफ साहब डट गए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इनके दरमियान राब्ते जारी हैं, बैकडोर राब्ते जिन्हें आप कहते हैं वो जारी हैं, और दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं। वो अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं, PDM और PTI अपने मुतालबे पर डटी हुई है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से अब तवक्को की जा रही है कि वो तीसरा रास्ता निकालें। वो तीसरा रास्ता यही है कि कप्तान साहब आर्मी चीफ के फैसले से अब दस्तबरदार हो चुके हैं, और इसके लिए मैं पहले भी पेशीनगोई कर चुका हूं, कप्तान साहब को असेंबलियों में वापस आना पड़ेगा, और जरूर वो आएंगे। ये मेरी पेशीनगोई है, मैं पहले भी कर चुका हूं, तभी उनके मसले हल होंगे। उन्होंने खुद पार्लियामेंट से रिजाइन किया, वहां कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी, लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि जंगल के बादशाह हैं, उनकी अपनी मौज मर्जी है, जैसे वो चाहते हैं।
عوام ان کی ہر بات مانتی ہے، جتنی مرضی دلیلیں دیں، لیکن ان کے فالوور ان کی ہر بات کو سچ مانتے ہیں۔ وہ غلط کریں یا صحیح کریں، وہ اس کو سچ مانتے ہیں۔ یہی ان کی خوش قسمتی ہے۔ اسی فالوور کے بل بوتے پر وہ اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے، جہاں تک میرے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، وہ ہے مارچ اپریل میں الیکشن متوقع ہو سکتے ہیں۔ 3 مہینے یا 4 مہینے پی ڈی ایم نیچے آئے گی اور 3-4 ماہ جو ہے وہ کپتان صاحب مان جائیں گے۔ بہرحال ایک اور ذرائع سے یہ خبر چل رہی تھی کہ شاید جون تک الیکشن متوقع ہوں۔ بہرحال اپریل مئی جون میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کپتان صاحب نے ہٹ درمی نہ چھوڑی، اسی طرح وہ ڈٹے رہے جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ یہ ہمیں نہیں، کپتان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، ان کے جتنے قریبی لوگ ہیں انہیں بھی پتہ ہے، لیکن ہم بیوقوف لوگ ہیں جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور ان کے فالوور بھی جو وہ کہتے ہیں جی صحیح ہے۔ انہیں ہر بات کا آپ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں، حالانکہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے، میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ کپتان صاحب نے خود فرمایا کہ میرے اوپر قتل کا حملہ ہونے والا ہے، میرے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے۔ میں نے ستمبر میں بھی وضاحت کی، اکتوبر میں بھی وضاحت کی، اور آر پی او گجرانوالہ نے بھی ان کو بتایا کہ یہاں گجرانوالہ میں حملہ ہوگا، یہاں سے بہت زیادہ تھریٹ ہے۔ اس کے باوجود اتنی لاپرواہی، اور اتنا عظیم لیڈر، اور اتنا سمجھدار لیڈر، اور اتنا دنا لیڈر، اتنا دلیر لیڈر، پھر انہوں نے یہاں پہ کیوں اس طرح کی حرکت کی؟ کسی کو موقع دیا کہ وہ قاطعانہ حملہ کرے، حالانکہ چاہیے تھا کہ بلٹ پروف سکرینیں جو اب لگائی جا رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے، وہ اس وقت لگانی چاہیے تھی کیونکہ گجرانوالہ سے سیریس تھریٹ تھا۔ بہرحال یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ کپتان صاحب اپنی مرضی کے خود مالک ہیں۔ وہ بعض باتیں اپنی جو کیا کہتے ہیں کور ٹیم اس سے بھی نہیں کرتے، ان کے اپنے فیصلے ہیں۔ وہ باؤنسر پر باؤنسر مار رہے ہیں، لگاتار 6 کے 6 باؤنسر مار رہے ہیں، حالانکہ انہیں اپنی لائن اور لینتھ صحیح کرنی چاہیے۔ وکٹ کے درمیان باہر کریں گے تو بیٹسمین یا بولڈ ہوگا یا ایل بی ڈبلیو ہوگا، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے اور آپ تک سچ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکامات پر چلنے اور پیارے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے جو والدین سمیت عزیز و اقارب دوست احباب وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان سلامت رہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔